दोस्तों, राजनीति के मैदान में आज फिर ऐसा धमाका हुआ है जिसने यूपी से लेकर दिल्ली और बिहार तक की सियासत में हलचल मचा दी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों 13 फरवरी 2026 का दिन बहुजन राजनीति के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्यों बसपा सुप्रीमो एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है और कैसे 2027 की बिसात अब भी से बिछनी शुरू हो चुकी है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 12 ऐसी बड़ी और धमाकेदार खबरें जिनसे सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। अगर आप राजनीति की असली अंदरूनी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है वो खबर जो बाकी चैनल बाद में दिखाते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली बड़ी खबर जुड़ी है यूपी बजट 2026-27 से। मायावती ने उत्तर प्रदेश के ताजा बजट पर सीधा और कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे व्यवहारिक से अधिक लोकलुभावन करार देते हुए कहा कि सरकार ने आंकड़ों की चमक तो दिखाई है, लेकिन जमीनी सच्चाई से उसका कोई तालमेल नहीं है। उनका कहना है कि बजट में बड़े बड़े दावे तो किए गए हैं, लेकिन युवाओं के रोजगार, किसानों की आय, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए कोई ठोस रोड मैप नजर नहीं आता। मायावती ने साफ कहा कि घोषणाओं से पेट नहीं भरता, योजनाओं से विकास नहीं होता जब तक उनका सही क्रियान्वयन न हो। उनके इस बयान ने सत्ता पक्ष को भी बैकफुट पर ला दिया है और राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 की तैयारी की शुरुआत माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग से जुड़ी है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि प्रदेश के करोड़ों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार कागजी योजनाओं में उलझी हुई है। उन्होंने मांग की कि सिर्फ स्कीम लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविक नौकरी सृजन, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और आरक्षण व्यवस्था का सख्ती से पालन होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय को बसपा की मूल विचारधारा बताते हुए कहा कि जब तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनके इस बयान से साफ है कि वे अपने कोर वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की दिशा में सक्रिय हो चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर मिशन 2027 की सबसे बड़ी रणनीति से जुड़ी है। चर्चा है कि बसपा इस बार ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए बड़ा दांव खेलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी 70 से अधिक टिकट ब्राह्मण उम्मीदवारों को देने पर विचार कर रही है। यह वही सामाजिक इंजीनियरिंग है जिसने 2007 में चमत्कार किया था। मायावती एक बार फिर बहुजन से सर्वजन की रणनीति को नए अंदाज में लागू करने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषक इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि इससे बसपा का वोट बैंक विस्तार पा सकता है और विपक्षी दलों की गणित गड़बड़ा सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। चौथी खबर ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हलचल मचा दी है। वेब सीरीज घुसखोर पंडित को लेकर मामला अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मायावती ने इस वेब सीरीज के नाम और कथित कंटेंट पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और इस सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मायावती ने यह भी कहा कि समाज में पहले से ही तनाव के कई मुद्दे हैं, ऐसे में इस तरह की सामग्री सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संदेश है कि बसपा हर वर्ग की सम्मानजनक छवि के पक्ष में खड़ी है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है और समर्थक इसे सम्मान की राजनीति बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक अवसरवाद कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने मायावती को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। पांचवीं खबर 2027 के सबसे बड़े चेहरे को लेकर है। आकाश आनंद को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा अपने चरम पर है। सूत्रों का दावा है कि उन्हें न केवल चुनावी अभियान की कमान दी जा सकती है, बल्कि वे कई अहम फैसलों में भी केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। युवा वर्ग में उनकी पकड़ और डिजिटल माध्यमों पर उनकी सक्रियता ने बसपा को नई ऊर्जा दी है। बताया जा रहा
है कि बसपा नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी कर रही है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण मायावती के हाथ में ही रहेगा। राजनीतिक जानकार इसे नियंत्रित ट्रांजिशन की रणनीति बता रहे हैं, जहां अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो 2027 का चुनाव बसपा के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि पीढ़ी परिवर्तन की भी परीक्षा बन सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। छठी खबर ने विपक्षी दलों को चौंका दिया है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बसपा की अप्रत्याशित सफलता ने संकेत दिया है कि पार्टी अब क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में बढ़ रही है। 30 सीटों पर जीत, जिनमें नागपुर की 13 सीटें शामिल हैं, कोई मामूली उपलब्धि नहीं मानी जा रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सफलता बसपा के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती और स्थानीय मुद्दों पर फोकस का परिणाम है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां पहले बसपा की मौजूदगी सीमित मानी जाती थी, वहां इस तरह का प्रदर्शन भविष्य की रणनीति का ट्रेलर माना जा रहा है। अगर पार्टी इसी तरह दूसरे राज्यों में भी संगठन खड़ा करती है, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में समीकरण बदल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। 7वीं खबर वैचारिक राजनीति से जुड़ी है। मायावती ने खुलकर आरोप लगाया है कि देश में जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक असमानता को पीछे धकेल दिया गया है। उनका यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि खुद को वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी माना जा रहा है। बसपा की विचारधारा हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय पर आधारित रही है, और अब मायावती उसी लाइन को फिर से मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। इससे उनके समर्थकों में यह संदेश जा रहा है कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। 8वीं खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद और रामजी गौतम को सौंपी गई है। यह फैसला बताता है कि पार्टी गठबंधन की बैसाखियों के बजाय आत्मनिर्भर राजनीति की राह पर चलना चाहती है। बिहार में दलित और पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी है, और बसपा इस सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी। अगर पार्टी यहां उल्लेखनीय प्रदर्शन करती है, तो यह 2027 से पहले बसपा के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। 9वीं खबर संगठनात्मक रणनीति में बड़े बदलाव की है। बसपा अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी ने फैसला किया है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर संवाद करेंगे, छोटी छोटी बैठकों के जरिए जनता से सीधा संपर्क बनाएंगे और स्थानीय समस्याओं को उठाएंगे। यह रणनीति 2007 के मॉडल की याद दिलाती है, जब बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया गया था। अगर यह अभियान सही ढंग से लागू हुआ, तो बसपा फिर से जमीनी स्तर पर मजबूती हासिल कर सकती है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। 10वीं खबर लखनऊ में आयोजित विशाल बैठक से जुड़ी है। लगभग 2000 नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि इस बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया, संगठन पहले, टिकट बाद में। बूथ कमेटियों के पुनर्गठन, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और डिजिटल प्रचार को जमीनी अभियान से जोड़ने पर जोर दिया गया। ये बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि मिशन 2027 की नींव मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। 11वीं खबर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बड़ी मांग से जुड़ी है। मायावती ने संसद और विधानसभाओं के सत्र को साल में कम से कम 100 दिन चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि कम सत्रों के कारण जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त बहस नहीं हो पाती और जवाबदेही कमजोर होती है। यह बयान उन्हें एक नीति आधारित राजनीति करने वाले नेता के रूप में स्थापित करता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम उन्हें सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने की रणनीति है। आइए बढ़ते हैं 12वीं खबर की ओर। 12वीं और सबसे सख्त खबर अनुशासन पर एक्शन की है। दिल्ली चुनाव परिणामों के बाद मायावती ने संगठन में डील देने के बजाय सख्ती दिखाने का फैसला किया। मेरठ के नेता नितिन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
ये साफ संदेश है कि बसपा में अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी लाइन से हटने वालों के लिए कोई जगह नहीं।